अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपको होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है, ज़ाहिर है खूबसूरती पे सबका हक़ है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो कॉलेज गोइंग वेमेन हैं, लड़कियां हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं हम उन पे आज बात करेंगे। और उन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर मुनीज़ा इफ्तिखार। डॉक्टर मुनीज़ा इफ्तिखार एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं और सियालकोट, डस्का, लाहौर के जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सर्विसेज दी हैं और आजकल बथानिया हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं। आएँ डॉक्टर साहबा से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ़ लाई। शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खूबसूरती कौन कौन से ऐसे स्किन के या जिल्द के इमराज हैं जिनकी वजह से मुतासिर होती है? जी बिल्कुल, लिस्ट ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ेज़ है। पहले तो मैं आपको थोड़ा डर्मेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि डर्मेटोलॉजी होता क्या है। मतलब हम या फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो तो जानते हैं कि डर्मेटोलॉजी क्या है, स्किन की स्टडीज़ होती है। लेकिन जो आम बंदा है वो भी आजकल इस चीज़ से अवेयर है कि हर कोई, जैसे आपने अभी कहा कि खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरत लगना चाहता है, हर कोई कॉन्शियस है जी। फीमेल्स नहीं, मेल्स भी बल्कि आजकल इस चीज़ को बड़ा प्रेफर करते हैं। मैं भूल गया था। जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ आती हैं। पहले तो स्किन क्या है कि हमारी जिल्द का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एक आज़ा है हमारा, जैसे बाकी हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के। तो सर से लेके पाँव तक या हेड टू टो आप कह लें कि हमारा जो फुल ऑर्गन जो है वो बॉडी का वो स्किन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो ऑब्वियसली इसमें फिर डिजीज़ेज़ भी उस हिसाब से आती हैं। तो कुछ डिजीज़ेज़ तो ऐसी होती हैं जो टेम्प्रेरी होती हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या थोड़ी सी केयर के साथ कवर अप हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो परमानेंट होती हैं, उसके लिए फिर आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। या तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे या फिर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मतलब वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं। आजकल हमारे यहाँ एस्थेटिक बहुत चल रहा है, एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी तरफ भी लोग जाना चाहते हैं। और फिर जो बहुत ज़्यादा कोई सिवियर डिजीज़ हो जाती है स्किन से रिलेटेड, उसमें फिर हम सर्जिकल असिस्टेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ख़ास तौर पे चेहरे के जो इश्यूज़ हैं, जैसे छाइयाँ, महासे या फिर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन भी एक हम सुनते हैं, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना चेहरे की खूबसूरती को ज़ाहिर है वो एक दागदार करती हैं, उसको दागदार करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में नाजरीन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली होती क्या हैं। आप क्या, एक मेरे जैसे लेमैन को अगर आपने समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगी सिंपल उसमें? कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि पहली नज़र ही आपकी चेहरे पे पड़ती है, चाहे कोई मेल है या फीमेल है। और हर कोई जो है वो, जब आप मतलब मिरर में खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप अपना चेहरा ही देखते हैं कि हर चीज़ आप खुद नोटिस करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा सा कोई अप एंड डाउन नज़र आए कि आपकी स्किन कहीं से डार्क हो रही है, कहीं पे आपकी स्किन लाइट हो रही है, तो आप फ़ौरन कोई ना कोई उससे रिलेटेड जो है वो घर में टोटके भी करते हैं। कुछ नेचुरल वेज हैं, डाइट थेरेपीज़ होती हैं, कुछ आजकल लोगों को अवेयरनेस भी है। और कुछ हमारे यहाँ जो है वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस जो है ना वो लो होने की वजह से ना कुछ लोगों को नहीं इतना अवेयर अभी तक, कि वो जो है वो आते हैं तो बड़ी स्किन उनकी ख़राब होती है, बड़े डार्क स्पॉट्स होते हैं, बड़े मेलाज्मा, फ्रैकल्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, उस पर हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तो और भी काफ़ी स्किन इश्यूज़ हैं, एक्नी के हैं, स्कारिंग है, जैसे आपने थोड़ी बहुत डिटेल बता दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्चुअली स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको स्किन डिजीज़ेज़ नहीं कहेंगे। डिजीज़ेज़ फिर जो है वो डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। तो जैसे कि एक आम इंसान को नहीं पता कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। आपकी एक्सटर्नल लेयर जो है, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जो हमें दिखती है, वो आपकी एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर जिसको कहते हैं। फिर ये हमारी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी स्किन जो है एक मेजर ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी को ये कवर करती है। तो यही जो है हमारी स्किन, ये हमारे सभी ऑर्गन्स को, हमारी बोन्स को, हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको, वस्कुलर सिस्टम, उसको पूरा ये कवर करती है। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक कि जो हमारे वो है स्किन की, जो मैंने आपको बताया लेयर्स हैं। फर्स्ट जो है वो एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस, और थर्ड जो है वो सबक्यूटेस आती है, जो इंटरनल मोस्ट होती है। ठीक है, और जो सेकंड लेयर है वो डर्मिस होती है। ये जो हमारे इश्यूज़ हैं
स्पॉटिंग हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन, कोलाज्मा, मेलाज्मा, फ्रेकल्स, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा और आगे चलेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इनकी क्या वजह क्या होती है? हम पहले मेलाज्मा पे आ जाते हैं। जी, तो मेलाज्मा की जो रीज़न है उसकी काज क्या होती है, फ्रैकल्स की, मेलाज्मा की? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलाज्मा को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मेलाज्मा जो है एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो कि इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो है इसे सफ़र करती हैं, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कुछ फीमेल्स में, मतलब परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो 10% मेल्स जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं, 90% फीमेल्स करती हैं स्किन इश्यूज़ जो भी होते हैं मोस्टली जो है। तो उसमें जब मैंने बताया कि मेलाज्मा जो है वो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें एक मास्क सा आपके फेस पे बन जाता है, मतलब उसका एक पैटर्न होता है कि पैच बनता है आपको फेस पे, ठीक है, वो होता है आपकी जो नॉर्मल स्किन है ना उससे वो डार्कर स्किन आपकी हो जाती है, मतलब नॉर्मल आपकी जो, हाँ जी, आपकी जो हेड टू टो स्किन है वो आपका उसमें एक ही टोन होती है, मतलब हेड टू टो, लेकिन जो आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके ये वर्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कंडीशन प्रेगनेंसी की ऐसी होती है कि हम उसको उस वक्त फ़ौरन ट्रीट नहीं कर सकते। और ये होता क्यों है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर हमारे सेल्स होते हैं जो कि हमारी जिल्द को रंग देते हैं, मेलानोसाइट्स कहते हैं उनको। तो अगर आप यूवी रेज, डायरेक्ट सन रेज, सनलाइट से एक्सपोजर होता है और उससे आपकी स्किन डैमेज होती है, या आपके जो मेलानोसाइट्स हैं ये एक्टिव होते हैं, इसमें फिर पिगमेंट जो हमारी स्किन को रंग देता है, पिगमेंट होता है, उसको मेलानिन कहते हैं। तो उसकी ओवर प्रोडक्शन जब वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये फिर आपको पैचेस आपके फोरहेड पे, चीक्स पे, आपके जो टेम्पल्स हैं, साइड एरिया है, आपके अपर लिप्स, आपके चिन पे, और मोर रेयरली जो है वो आपके विद द पैसेज ऑफ एज जो है ये वर्स होते हैं, वो आपके फिर शोल्डर्स पे, आपके चेस्ट पे, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन अगर हम मेलाज्मा की तरफ ही आएँ तो प्रेगनेंसी में ये जो होता है ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ये तो हमारी इंटरनल एक रीज़न होगी ना, इंटरनल काज होगी कि प्रेगनेंसी की वजह से होती है, और एक्सटर्नल कॉज ये हो गई कि जो यूवी रेज, सनलाइट, मेरे ख्याल सबसे बड़ा फैक्टर सनलाइट ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं? जी, इसके अलावा भी आपके इंटरनल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है अक्सर फीमेल्स का, कि वो जो है डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती, और विटामिन B12 होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से या जिसके लैक होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो मेलाज्मा से सफ़र करती है। हाँ जी। तो इसके अलावा कोई और विटामिन, मतलब कि जो इफेक्ट कर रहा हो, जिस तरह विटामिन D है, विटामिन D, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 9 मंथ्स तक फीमेल्स को सप्लीमेंट्स पे रखा जाता है, और उस सप्लीमेंट में आपके मल्टीविटामिन्स होते हैं। डाइट थेरेपी भी बताई जाती है कि आपने ओवरऑल प्रेगनेंसी जो है वो आपने क्या डाइट लेना है। और दूसरा ये कि विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी किसी भी फॉर्म में, और बेस्ट सोर्स हमारा विटामिन डी है यूवी रेज, लेकिन वो भी कि जब पीक टाइम होता है उस वक्त आपने एक्सपोजर नहीं लेना सनलाइट का। मसलन पीक टाइम 12 से लेके आपका जो मिडल टाइम होता है दिन का 2-3 बजे तक ये आपका पीक टाइम होता है यूवी रेज का। उसको बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी रेज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिनको आप कहते हैं, रेडिएशंस भी कह सकते हैं, और उसमें फिर जो है वो आपने थोड़ा अवॉइड करना होता है। हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि समर में ये चीज़ ज़्यादा होती है और विंटर में लेसर होती है, क्योंकि सनलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती विंटर में, तो बल्कि विंटर में हमें सन एक्सपोजर थोड़ा सा लेना चाहिए कि नॉर्मल भी आपकी हेल्दी स्किन के लिए आपको ये चाहिए होता है। अच्छा, ये जो फिर मेलाज्मा आप बता रही हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डेवलप होना शुरू हो जाता है और आखिरी ट्राइमेस्टर तक जो है ना ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जी जी, और तो ये फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है, जी जी, तो ठीक हो जाता है? जी, कुछ केसेस में, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में या तो सप्लीमेंट से कवर होता रहता है, और यहाँ फिर उसको टॉपिकल क्रीम्स दी जाती हैं, मतलब वो फिर हम ट्रीटमेंट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं फ्रेकल्स की तरफ आती हूँ कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, फ्रेकल्स और मेलाज्मा में। मेलाज्मा को तो मैंने बता दिया कि वो पैच होता है आपका स्किन का,
लेकिन जो फ्रेकल्स होती हैं उसमें जो है वो आपका जैसे पिगमेंट्स होती हैं ना, किसी चीज़ के डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश इस तरह, वो पैच भी उसी का होता है, लेकिन वो पैच पूरा आपका बनता है कि आपकी सिमेट्रिक होती है मेलाज्मा में, कि आपके दोनों साइड पे स्किन के आपके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होता है ये चीज़। और उसमें जो है फ्रेकल्स में उसके आपकी स्पॉटिंग होती है, चीक्स पे होगी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि इनको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका जो मेलाज्मा है वो आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज है तब भी डेवलप हो सकता है, ज़रूरी नहीं प्रेगनेंसी, लेकिन 90% केसेस में प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा वर्स होता है। और 20 से 40 इयर्स की एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा ये पाया जाता है, ज़्यादा मतलब डेवलप होता है ये चीज़। और जो जेनेटिकली अगर आप देख लें, अच्छा, दोनों चीज़ों में जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। मतलब जो है आपका जैसे मैंने बताया कि मेलाज्मा में जो है वो फीमेल्स जो हैं वो उनका हार्मोनल इफ़ेक्ट भी होता है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो इक्वल होता है, मतलब वो हाई रहता है, इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हाई हार्मोन्स की वजह से भी ये मेलाज्मा जो है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो नाजरीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। वेलकम बैक नाजरीन, सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्रेकल्स हैं या मेलाज्मा है, इसकी साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस सिम्टम्स वही जो मतलब चेहरे पे नज़र आते हैं, या इसके अलावा और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजुअलाइजेशन कि मतलब जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है, क्लिनिकली हमारे पास आता है, तो ऑब्वियसली वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और फिर आपने उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो क्या फॉर्म है, हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रेकल है, मेलाज्मा है, क्या चीज़ है उसमें। फिर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइदर उन्होंने कोई कॉस्मेटोलॉजिकल जो आजकल प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे मार्केट में वो यूज़ की हैं, या ऑलरेडी वो कोई ट्रीटमेंट ले चुके हैं, या सेल्फ ट्रीटमेंट कोई उन्होंने किया है। होम रेमेडीज़ भी आजकल बड़ा वो उसका एन है ना, एलोवेरा यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल साइडर होता है, लेमन बल्कि अच्छा है, विटामिन सी कि इस चीज़ को वो कवर अप करता है, लेकिन उसके वर्स्ट इफेक्ट भी होते हैं ओवर यूजेज। अच्छा, तो मैम आपने अभी जो है ना होम रेमेडीज़ की बात की, जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे वो बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, ज़ाहिर होना भी चाहिए, तो लेमन का इस्तेमाल कर रही होती हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही होती हैं, या वो जो स्टार्च वगैरह कुछ उसको किस चीज़ में मिक्स करके, दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्टिव हैं, कोई इनका नुकसान तो नहीं है जो घरेलू टोटके नानियाँ और दादियाँ हमें बताती होती थी? तो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि सारा सब ये इलाज ज़रा महंगा भी होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कोशिश करते हैं कि घर में जो है ना इलाज किया जाए, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट जो है उससे। जी जी, समहाउ और कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया ना कि बाज़ दफ़ा आप लकी होते हैं कि वो चीज़ें वर्कअप कर जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है अगर आपके वर्स्ट स्किन डिसऑर्डर्स हैं तो वो फिर आपको वर्स्ट इफेक्ट देती हैं, फिर उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा फीमेल्स आती हैं कि हमने घर में ये टोटका किया, या वो जो ट्रिपल क्रीम्स आजकल बड़ी इन हुई है मार्केट में, वो मैंने ट्रिपलेट अभी सुन रहा था कि हाँ जी, आप किसी क्लिनिक में या किसी हकीम के पास भी इवन आप जाती हैं, जी जी, तो वो आपको जो है ना एक तो दवाई देते हैं, साथ में 2-3 क्रीमें मिक्स करके दे देते हैं, और आप घर आके लगाते हैं, आप थोड़े से गोरे हो जाते हैं। जी जी, और बल्कि ऐसे हकीमों का नाम जो है ना वो दीवारों पे लिखा होता है कि आप 6 दिन में आप गोरा हो जाएं। जी जी बिल्कुल, तो वो उस चीज़ से फिर बड़े इंप्रेस होते हैं लोग। जी जी, उसके फिर ना बड़े वर्स इफेक्ट आते हैं कि उसमें आपकी जो एपिडर्मिस आउटर लेयर है स्किन की वो बर्न हो जाती है, आपके एक इसमें डिसऑर्डर आता है रोज़ेशिया कहते हैं, उसमें आपकी रेडनेस हो जाती है स्किन की। जब आपकी आउटर लेयर बर्न हो जाती है तो वो फिर आपका हर वक्त फेस रेड रहता है, आइदर आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका हीट से, सनलाइट से, किसी चीज़ से एक्सपोजर हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको इफेक्ट रहता है आपके फेस पे। तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट्स, फिर वो ज़ाहिर है फिर डबल थेरेपी करनी पड़ती है कि आपको वो भी ट्रीट करना है, साथ में उनका जो साइड इफेक्ट है उसको भी कवर। मतलब ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फेशियल करते हैं, और पाकिस्तान में तो जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी
आपको ओरिजिनल नहीं मिल रही होती। जी जी। अच्छा, अब अगर आपने ब्लीच जो है वो ख़रीदा है गांव के किसी दुकान से, जी वो भी ज़ाहिर है चीज़ें वैसी उनकी जी जी। मतलब क्वालिटी नहीं होती। जी जी बिल्कुल। इसी तरह फेशियल के लिए चीज़ें आप ख़रीदते हैं, वो सारी जो है ना वो मतलब बिल्कुल जो है ना उनके हल्की क्वालिटी की आ रही होती हैं। तो उन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है और वो क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं कि मतलब आपकी स्किन जो है ना वो रीजेनरेट करती है, तो आपने जो है आपकी जो एपिडर्मिस है उसको क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, उसको ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है। तो आप जब बहुत ज़्यादा फीमेल्स मेकअप यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, तो उसके लिए उनको उन चीज़ों की बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी स्किन को क्लिनस करें, अच्छा सा कोई आप मास्क कोई अप्लाई करें। और मिलाज़मा के केसेस में आप विटामिन सी मास्क अवेलेबल है मार्केट में, और डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनको तो पता होता है कि हर चीज़ आपने कैसे मैनेज करनी है, कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में देनी है, कैसे देनी है, वो फिर अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपने सेल्फ ट्रीटमेंट करना है तो उसमें समहाउ हो जाता है कवर अप, लेकिन कुछ केसेस में वही मैंने बताया ना कि कुछ ऐसी फीमेल्स अनलकीली वो फिर बैड इफेक्ट्स होते हैं उनके, तो उसके लिए फिर उनको अप्रोच कुछ को तो ये होता है ना जो इश्यूज हैं मिलाज़मा और फ्रेकल्स वगैरह, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो उनका रंग जो होता है वो ज़रा कम गोरा होता है, मैं कम गोरा ही कहूँगा। जी जी जी, उसको गोरा करने के लिए जो है ना वो फिर मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं। अब वो क्रीम इस्तेमाल करने के बाद चेहरा तो गोरा हो जाता है, अब आपको नेक जो है ना वो अलग से रंग की नज़र आ रही होती है, जो उनके पाँव हैं वो डिफरेंट कलर्स के नज़र आते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। उसमें फिर ये है ना कि जैसे मैंने बताया कि मिलाज़मा और फ्रेकल में थोड़ा सा होता है ये, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मिलाज़मा की जो फीमेल जो मिलाज़मा से सफ़र कर रही होती है ना, उनकी डार्कर स्किन होती है कि फेस और बॉडी ओवरऑल डार्क होती है, लेकिन वो चाहती हैं कि फेस नीट हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए, वाइट हो जाए, बाकी खैर है। लेकिन हम फिर फेस, हैंड्स, फीट सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि फिर उस हिसाब से सारा उनका ट्रीट करते हैं। लेकिन फ्रेकल्स जो हैं वो होती फेयर कलर वालों पे है, ठीक है, कि उनकी जो स्पॉटिंग वगैरह है जिनका फेयर कलर हो उनमें ये चीज़ होती है कि मेलानिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको ये जो हाइपर पिगमेंटेशन होती तो है। नाज़रीन कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं ख़वातीन का लफ्ज़ ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैम ने पहले बताया कि 90% जो ये इश्यूज़ हैं ये ख़वातीन में होते हैं, तो इसलिए ये मर्दों को भी यही मामलात हैं, वो भी गोरा होना चाहते हैं, तो इसलिए ख़वातीन की ज़्यादा जो है ना बात हो रही है, क्योंकि ब्यूटी की बात हो रही है, तो ख़वातीन की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो मैडम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे मतलब ख़वातीन जो काम करती हैं ऑफिस वगैरह में, जिनके पास फिर घर में जाके भी काम करना होता है, बर्डन ज़्यादा होता है, उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती, क्या नींद का भी इफेक्ट होता है? जी जी ऑब्वियसली नींद ओवरऑल देखते हैं ना हम हर चीज़, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, खाना पीना आपका कैसा है, आपका वर्कअप कैसा है, मतलब वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं, उस हिसाब से फिर आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये भी एक मशीन की तरह है, मतलब 24 आवर्स तो हम काम नहीं कर सकते, हमें भी रेस्ट चाहिए। तो अच्छी स्किन या अच्छे उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर नींद लें, आप प्रॉपर स्लीप करें और मतलब अच्छी नींद लें, तो उससे भी आपकी स्किन जो है ना वो ठीक हो गया। तो आपने पहले जिक्र किया सन रेज़ का। जी जी। अच्छा, अब सन रेज़ जो हैं जब आप कह रही हैं पीक टाइम में बाहर निकलते हैं हम लोग, तो वो रेज़ जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं, तो क्या हमें घर में बैठ के इफ़ेक्ट नहीं कर सकती? ज़ाहिर है हमारी विंडोज़ होती हैं, ठीक है, वो ओपन होती हैं, वहाँ से भी लाइट आ रही होती है, तो यूवी रेज़ जो होती हैं वो तो क्रॉस कर सकती हैं ना, तो वो भी इफ़ेक्ट करती हैं? इनडायरेक्टली नहीं करती, यूवी रेस आती हैं लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता हमारा, इनडायरेक्टली। और वो जो हम इंडोर रहते हैं उनमें ज़्यादा हमारी कोई भी लाइट, आपकी एलईडी लाइट्स हैं या आप ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल है आजकल जैसे, उसकी जो लाइट है वो आपकी स्किन को इफेक्ट करती है। मिलाज़मा के केसेस में अक्सर फीमेल्स जो बाहर नहीं निकलती उनको जो है वो हीट, मतलब उनका स्टोव से एक्सपोजर, कुकिंग से, वो सारा, तो वो जो हीट और लाइट है ना जो इंटरनल है वो इफेक्ट करती है हमारी स्किन को। चलें, मैं तो ये ख़वातीन को, लड़कियों को ख़ास तौर पे ज़रूर बताऊंगा कि ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल और जो लैपटॉप का इस्तेमाल, आप लेट नाइट जो है ना जो मूवीज़ या आप लोग जो काम करते हैं, तो उसकी लाइट की वजह से भी आपके जो फेस पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कुकिंग की वजह से तो जो है ना वो हीट की वजह से आती हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए क्लिनिकल टॉक।
वेलकम बैक नाजरीन, सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। डॉक्टर मुनीज़ा की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहबा, अच्छा ये बताइएगा कि अब इनकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमें सबसे पहले तो सेफ्टी है कि ख़ुद को आपने सेफ़ कैसे रखना है। यूवी रेस से बचाना है तो आपको मार्केट में या हमारे डर्मेटोलॉजी में मतलब जो है वो सन ब्लॉक्स आते हैं, उसके डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, SPF के साथ आते हैं, वो 30 से 50 के दरमियान होती है। वो फिर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप जो है वो फिर देख लेते हैं, ऑयली स्किन है, ड्राई है, उसके हिसाब से फिर हम वो तो ज़ाहिर है आप डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर डिसाइड करता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा आपने पर्सनल अगर करना है तो सप्लीमेंट्स, डाइट, वो सारा बताया जाता है कि इंटरनल कॉज पहले हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि इसको डायग्नोस करना कि किस वजह से, किस रीज़न की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस या इंटरनल कोई इशू है उस वजह से है। हाँ, एक और पॉइंट मिस कर गई थी, वो OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, उस वजह से भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी मेलास्मा वर्सन होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी वो देखनी होती हैं, इनको आपने प्रिवेंट करना होता है हर चीज़ से कि मतलब आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों से रुकना है, इन चीज़ों को करना है। मतलब हीट से अगर आप घर में भी हैं तो अगर आप कुकिंग वगैरह का वो ज़ाहिर फीमेल नहीं करना होता है तो वो आप फिर सन ब्लॉक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा अगर इन चीज़ों से ठीक नहीं होता तो लेज़र वगैरह से कोई इफेक्ट पड़ता है? जी जी, वो मैं ट्रीटमेंट की तरफ आ रही हूँ कि आपने ट्रीटमेंट में हमने पहले तो टॉपिकल्स होते हैं, ठीक है, पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री, वो सारा डायग्नोसिस आपने करना है कि कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है, कितना असल में ये होता क्या कि ये क्रॉनिक होता है, एक्यूट नहीं होता, सडन आपको नहीं होता, ये स्लोली होता है। तो उसमें फिर आपका 3 मंथ से जो है वो ऑनवर्ड्स होता है इसका कि ये अपेयर होता है या रहता है। तो उसके हिसाब से फिर आपने पहले क्रीम्स या लोशंस या जेल्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप वो आपने टॉपिकल ट्रीटमेंट देना होता है। फिर उसके बाद या कौन सी वैसे आप लोग रिकमेंड करते हैं? विटामिन C बेस्ड होती हैं और इसमें फिर आ जाते हैं आपके एजिलाइक एसिड उसमें होता है। मतलब वो फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि स्किन के हिसाब से आपने जो क्या फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। उसमें फिर हाइड्रोक्विनोन आते हैं और आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो फिर जो मिक्सचर की बात हो रही थी वो फिर उसमें मैं इस पे सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। स्टेरॉइड्स तो वैसे एक शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल हैं, जी जी बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरह बाकी सिस्टम्स के लिए डैमेजिंग हैं, ये मतलब नुकसान देते हैं, जी जी, तो क्या स्किन को भी नुकसान देते हैं? जी जी, लॉन्ग टर्म आपके स्टेरॉइडल जो है वो आपकी स्किन डैमेज करते हैं। वही बात आ जाएगी कि आपकी एक्सटर्नल लेयर जो है वो उसको बर्न आउट कर देंगे। पर आपको जब आप मतलब सूरज में निकल नहीं सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट आप यूवी रे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये आपका फिजिशियन ही आपको बताएगा कि आपने स्टेरॉइड यूज करना है जी, कि नहीं करना, कितनी क्वांटिटी, कब तक करना है, वो सारा ट्रीटमेंट जो है वो आपका एस्थेटिक या कॉस्मेटिक या फिर आपका डर्मा से रिलेटेड जो भी आपका है हेल्थ फिजिशियन वो आपको बताए। तो उनकी इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं मैडम? जी, इसके अलावा एक तो टॉपिकल हो गया, दूसरा आपका हो गया ओरल कि इंटरनली भी जो इश्यूज हैं उनको हमने ओरल मेडिकेशन से सॉर्ट आउट करना है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। जी जी बिल्कुल, उनको हमने करना है मेंटेन। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रोसीजर्स पे हम आ जाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स जो है मेलास्मा के लिए केमिकल पील, अगर तो फीमेल या कोई भी आपकी पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ओरल और आपके टॉपिकल से कि मुझे इतने मतलब क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर उसके लिए केमिकल पीलिंग होती है, केमिकल अप्लाई किया जाता है। आपकी जैसे किसी चीज़ को वो स्क्रैच करते हैं, छीलते, पील ऑफ करते हैं, हाँ पील ऑफ करते हैं, उससे फिर आपकी जो वो ऊपर की जो स्किन होती है, जो एक पैच होता है आपका मेलास्मा का, उसको जो है वो किया जाता है। फिर साथ में उसके टॉपिकल्स भी ज़रूरी हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्योंकि वो होते तो हैं मेडिकेशन के थोड़े बहुत, उनको फिर कवर अप करने के लिए वो आपने करना है। और फोर्थ आपके पास आ जाएगा आपके जो लेज़र्स, IPL आता है, उसमें Q स्विच आता है, ये सारे जो हैं वो फिर प्रोसीजर्स वगैरह वो ये प्रोसीजर्स जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं? मतलब इनसे हो जाता है ट्रीटमेंट पर, मतलब ठीक हो जाते हैं पेशेंट? जी जी, सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि कुछ जो पेशेंट्स हैं ना वो ये शिकायत करते हैं कि मैं तो मतलब थक गई हूँ इलाज करा के। जी जी बिल्कुल। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप इन चीज़ों के बारे में? जी, उनको वो सारी चीज़ें फिर मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन लेनी होती हैं। फिर उसके बाद आपको ट्रिपल थेरेपी भी दी जाती है कि ओरल प्लस टॉपिकल
प्लस आपका प्रोसीजर। ठीक तो है। प्रोसीजर फिर अगर केमिकल पील मतलब अगर फीमेल सेटिस्फाइड नहीं हो रही, पेशेंट आपका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद हम जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है लेज़र्स वो रिकमेंड करते हैं। उसमें भी फिर सेशंस होते हैं कि मतलब वो सेशन उनकी स्किन के हिसाब से फिर डिसाइड होते हैं कि माइल्ड उनको प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर मॉडरेट हो गया या सिवियर की कंडीशन में चला गया। तो सिवेरिटी में जो होगा फिर उसको तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम भी रिक्वायर्ड होगा और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ठीक है। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। बस अब आपसे मैं फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि आपने सुंदर फाउंडेशन आई, सुंदर फाउंडेशन विज़िट किया, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, क्या कहना चाहेंगी? जी, फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट है यहाँ पे। पढ़ा भी बहुत, सुना भी बहुत, इवन पेशेंट्स भी आते हैं स्किन इश्यूज़ के साथ जिनको मतलब ये थैलेसीमिया की वजह से हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पॉजिटिव फीडबैक ही आता है पेशेंट्स का, बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं यहाँ से पेशेंट्स। और मुझे भी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत आपकी हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया, आपका इतना अच्छा। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्लिनिकल टॉक में आपको हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आके कैसा लगा, और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे फ़र्स्ट टाइम है मेरा भी कि मैं किसी इस तरह के प्रोग्राम में आ रही हूँ या इस तरह से डिस्कशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और क्लिनिकल टॉक की है, मतलब मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। मोस्टली हम नहीं कर पाते इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो ये बहुत अच्छा है। आपके साथ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और आपने बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है ना नाज़रीन से शेयर की, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, हम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। तो नाज़रीन, आप लोगों ने आज सारा जो शो है वो देखा है, और जो चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, आपने घरेलू टोटके जो है ना उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने जो क्रीम्स हैं, जो ब्लीच, फेशियल क्रीम्स, जो भी चीज़ें हैं उनका एक तो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अपना रंग गोरा करने के लिए कोई स्किन की नई बीमारियां नहीं पैदा कर लेनी, ये ना हो कि आपको फिर उसके लिए आप इलाज कराने के लिए जाना पड़े। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। अभी नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।